हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जेकेएसएसबी के हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा एमसीक्यू किस किस क्वेश्चन पे किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। इंडिया में कैबिनेट मिशन के सरबराह कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अच्छा यहाँ पर अनडिवाइडेड इंडिया का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि तब तक इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था। ठीक है, तब इंडिया अनडिवाइड ही था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया वाज फर्स्ट मेट ऑन। पहली दफ़ा कब मिली थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was 299. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली दफ़ा रीअसेंबल हुई 31 अक्टूबर को, तब इसके मेंबरशिप कितनी थी? 299। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अच्छा, ये कोई सीरीज वाइज क्वेश्चन नहीं है कि 4 है, अब आगे 5 कहाँ है। जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी नंबर है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ देखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया बिकम सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन जनवरी 26, 1950 को इंडिया सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनती है। ठीक है, और इसीलिए 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस दिन हमारा जो आइन है वो लागू किया गया था। ठीक है, केम इनटू अफेक्ट 26 जनवरी 1950। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस इज रेजिग्नेशन लेटर टू। अच्छा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। अगर कभी इनको रिज़ाइन करना हो, पहले तो रिज़ाइन ही कौन करता है, अगर कभी रिज़ाइन करना हो तो ये दोनों एक दूसरे को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज ब्रिटिश मोनार्क। इसका क्या मतलब है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो ब्रिटेन के मॉडल पर है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जैसे ब्रिटिश मोनार्की है, वहीं से ये लिया गया है, ब्रिटेन से, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ स्टेट। रियल पावर ऑफ स्टेट कहाँ पर लाई करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारो फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? प्रोविजंस लिए कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट के। फंडामेंटल राइट जो है, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, आर्टिकल 352 में दिया गया है। इमरजेंसी अगर पूछा तो वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352। ठीक है, और यहाँ पर बोला कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट जितने भी हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होंगे। इनको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं सारे सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर के वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ये मतलब होता है सेक्युलरिज्म का। ठीक है, हम हर मजहब की इज्जत करेंगे एंड ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, कि स्टेट कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, डू नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में नहीं होगा। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, इंडिया ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों की? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल के बीच में और स्टेट रीजन्स गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पावर डिवाइड होती है सेंटर में एंड
स्टेट में, ठीक है। अब इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस थी, रिलीजन, कल्चर हैं और रीजन्स हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट को भी पावर देनी ज़रूरी थी, ठीक है, ताकि सभी को अपने हिसाब से डिसीजन लेने का हक मिले। इसलिए इंडिया ने फेडरल सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा डाइवर्स अलग अलग तरह का था और पावर शेयर करना ज़रूरी था, ठीक है। फेडरल क्या होता है? फेडरल होता है शेयरिंग अ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया ऑप्टेड फॉर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी। मतलब ये बहुत एक बड़ा डाइवर्स है ना, अलग अलग तरह का था और पावर शेयर करना ज़रूरी था, ठीक है। हर कोई मतलब स्टेट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट को भी पावर देना ज़रूरी थी ताकि सबको अपने हिसाब से डिसीजन का हक मिले। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन फॉर्म है एंड यूनिटरी इन सेपरेट है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 19 में क्या क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ, आर्टिकल 19 में क्या क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, मतलब बंदा जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। एंड आगे नेक्स्ट कौन सा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, फ्रीडम टू राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब पुरअमन तरीके से जमा होना, ठीक है। इसका दूसरी जो लाइन है इसका ये मतलब है। अब आगे कि वो इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी रह सकता है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी आता है यहाँ पर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुरू करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर फंडामेंटल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ पर आता है, फंडामेंटल राइट में, मतलब आर्टिकल 32 की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 32 इसे ही कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसे ही कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम। अगर कभी क्या हो जाए कि कभी किसी पब्लिक ऑफिस से कोई बंदा निकाल दिया जाए रिलीजन के बेस पर, उसका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पर उसका वायलेट होगा, कौन सा फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट क्या इम्प्लाइज करती है, लिमिटेड गवर्नमेंट, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड। हमारे फंडामेंटल राइट में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए या हमारा फंडामेंटल राइट कभी वायलेट हो जाए, कोई वायलेट कर रहा हो हमारा फंडामेंटल राइट, तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। इससे यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, ये जस्टिसेबल हैं, लेकिन डीपीएसपी में हम कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आगे है हमारे पास, फंडामेंटल इंडिविजुअल्स आर लिमिटेड टू स्टेट एक्शन ओनली, मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन। ये सारे फंडामेंटल इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, ये सारे जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं कि वो स्टेट एक्शन तक ही महदूद रहेगा, ठीक है। मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन। अच्छा, अनटचेबिलिटी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी का। 2-3 पेपर में मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस पनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 49, व्हाट इज मेंट बाय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या मतलब है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। ये है ना हमारा यहाँ पर, it is that office the holder of withdraws pecuniary benefit from the government। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के अंडर ऐसे पोस्ट पर काम करता है जहां उसे सैलरी अलाउंसेस या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है और वो साइमल्टेनियसली एमपी भी है, एमएलए भी है, ठीक है, तो उस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहता है। इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जहाँ पर लिखी हुई है ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन सी रिकमेंडेशन चाहिए होती है गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यही है कि कोई पर्सन गवर्नमेंट के
अंडर ऐसे पोस्ट पर काम करता है जहां उसे सैलरी अलाउंसेस या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, और फिर सेम एमएलए भी है, एमपी भी है, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, डिस्प्यूट अगर हो जाए कभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, तो उनको कौन सेटल करता है? उनको सुप्रीम कोर्ट सेटल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और कौन सी मतलब ड्यूटी दी हुई है? देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेन स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन है टू एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन बनना और उसकी मीटिंग को कंडक्ट करना, ठीक है, रूल्स फॉलो करना, डिस्कशंस को कंट्रोल करना, वोट लेना देना एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेरम क्या है पार्लियामेंट का? ऑफ द पार्लियामेंट इज फिक्स्ड एट 1/10 ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये क्वेरम रहेगा पार्लियामेंट का। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा अलोन। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से अलग होते हैं, ठीक है। लोग इनको डायरेक्ट वोट नहीं करते, इनका वोट सिस्टम अलग है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। और कुछ जगह पर जो प्रेसिडेंट है वो भी नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के मेंबर को इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एक्सेट्रा। द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250। वट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर स्टैब्लिशिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया? पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि हम नई स्टेट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम उसका एरिया कम कर रहे हैं, उसका एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में आता है, उस किसी स्टेट को इंक्रीज़ करना, उसका एरिया डिक्रीज़ करना। आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट? नो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। व्हाट इज़ जीरो और? जीरो और क्या होता है? मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट और रेज। जीरो और क्या होता है कि जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट, मतलब पार्लियामेंट का वो टाइम जब मेंबर तुरंत अपने इम्पॉर्टेंट इशू को रेज कर सकते हैं विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन ज़ीरो और के तुरंत बाद यूजुअली 11 मतलब 11 AM से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेंबर को अलो करना कि वो पब्लिक इशू, ग्रेवियंसेस या अर्जेंट मैटर डिस्कस कर सकें, ग्रीवेंसेज या अर्जेंट मैटर डिस्कस कर सके, उसको बोलते हैं हम ज़ीरो ऑल। व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू होस्ट मीट। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है लेकिन फिर भी जो, जब भी कभी कभार लोकसभा डिसॉल्व होगी तब भी स्पीकर उसको कंटिन्यूज करता है जब तक कि नए स्पीकर्स इलेक्ट ना किए जाएं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीट इन लोकसभा इज 530। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर टू राज्यसभा? उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना उत्तर प्रदेश का, के मतलब वहाँ से मैक्सिमम सीट्स हैं, वहाँ पर मैक्सिमम सीट्स हैं। क्यों मैक्सिमम सीट्स हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए। अब सीट्स किसके बेस पर हैं? जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा सीट्स होंगी, ठीक है। आगे, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी क्या करा गया था? डिलीट किया गया था, ठीक है, डिलीट। और 300 आर्टिकल के अंदर इसे एक दोबारा से लीगल राइट बनाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन कैबिनेट आर अपॉइंटेड बाई, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन कैबिनेट आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन कैबिनेट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लॉर्ड मायो के टाइम पर क्या हुआ था? फर्स्ट सेंसस इंडिया का कंडक्ट हुआ था, ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए पंचायती राज सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करा गया था। कब? 1959 को। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं 2020 में? कितने थे? 25। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंटाइटल? द पंचायत पार्ट 9th में है, पंचायत के बारे में पार्ट 9th में। और 9th ए में अगर ए आगे लग जाए तो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर होता है? राजस्थान में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है? राजस्थान, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। 74th अमेंडमेंट एक्ट किसके रिलेटेड है? म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड है। और 73rd किसके रिलेटेड है? पंचायत के रिलेटेड है।
हाँ, अब आगे हमारे पास हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? फातिमा बीवी। राइट टू वोट लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट नहीं है। द क्रीमी लेयर कंसेप्ट रेफर टू द ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। विच इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफ लैंड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सबसे बड़ा हाइएस्ट लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट व्हेन इट डील विद इंटर स्टेट डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट कब, मतलब फेडरल कोर्ट के तरीके से कब एक्ट करती है? जब वो किसी भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट को मिटा रही होती है, ठीक है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs।